ओके जी, ये दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंस। इट्स अबाउट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जिसको हम सिंपली बैंक्रप्सी या रिस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं। और ये आप यू कैन आल्सो से दैट इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ आवर लास्ट टॉपिक, दैट वाज अ मर्जर एंड एक्विजिशन। क्योंकि कुछ कंपनीज इस सिचुएशन पे चले जाती हैं कि उनको या ये होता है कि वो अपना सेल आउट कर दें उसको, कंपनी को या किसी एक यूनिट को, ठीक है, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग करें उसकी। और रिस्ट्रक्चरिंग में हमने जैसे लास्ट में देखा था एल बी ओज, लेवरेज बायआउट्स, मैनेजमेंट बायआउट्स या एम्प्लॉयज़ बायआउट, तो वो भी इन सब पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ही होता है। ठीक है, यानी कि आप इनफेक्ट होता क्या है कि आप किसी भी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियली है, मैनेजमेंट के हवाले से है, ऑपरेशनल हवाले से है, यानी कंपनी सही तरीके से अपना परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, तो उसकी वजह से वो मतलब उसके लिए वर्ड हम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का ही बोलते हैं। तो कुछ तो बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर देते हैं खुद को कि जी वी कैनॉट रन दिस बिजनेस एनी मोर, या फिर ये कि उसको सेल आउट कर देते हैं। तो इसमें से कुछ भी चांसेस हो सकता है कि, और उसी को हम आज देखते हैं कि वाई बैंक्रप्सी। Every economic system needs mechanisms to ensure the optimal utilization of resources. ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, इधर फाइनेंशियल, ह्यूमन, ठीक है, सारों को वो कोशिश तो करते हैं कि उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जा सके, ताकि उसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स प्रॉफिट या वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सके। Then the bankruptcy is the primary instrument for reallocating means of production from inefficient to efficient form। ठीक है, तो बैंक्रप्सी के थ्रू जो है इनफैक्ट बैंक्रप्सी तो एक मतलब नेगेटिव वर्ड ही होता है। मतलब कोई भी काम जो सही तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही होती, तो हम उससे कहते हैं कि ये बैंकरप्ट हो गई है। तो इसका इनफैक्ट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है कि आप री करते हैं अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। और ऑफ कोर्स रीएलोकेशन क्यों की जाती है, जब वो एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर पा रहे हो। ठीक है, इसके नंबर ऑफ रीजंस हैं जो आगे भी हम देखते हैं कि विदाउट एफिशिएंट बैंक्रप्सी प्रोसीजर्स फाइनेंशियल क्राइसिस आर लॉन्गर एंड डीपर। हाँ जी, इसमें ये है कि कॉरपोरेशंस की अगर बात करें तो मतलब हम ज़्यादा उसी रेफरेंस से पढ़ रहे होते हैं, कॉरपोरेशंस के रेफरेंस से। तो अगर वो बैंक्रप्सी में नहीं जाती तो उनके लिए प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जाती है। ठीक है, सपोज लोन लिया है अगर उन्होंने क्रेडिटर से और वो नहीं पे बैक कर पा रहे और बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो और डीपर होती जाती हैं, बढ़ती जाएंगी। अगर बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो जाएगी तो फिर जो प्रेशर है डिफरेंट साइड से आ रहा होता है, कस्टमर्स की तरफ से, सप्लायर्स की तरफ से, ठीक है, क्रेडिटर्स की तरफ से, वो फिर एकदम रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लीगली जब बैंक्रप्सी में कोई फर्म चले जाएगी तो उसके बाद फिर उसके ज़ाहिर लिक्विडेशन होगी, अगर वो लिक्विडेशन में जाती है या उसको रीस्ट्रक्चर करेगी, कुछ भी करेगी, तो उसको फिर इस चीज़ का जो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है ये सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से, वो लीगल बैंक्रप्सी में जाने के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फिर
बाय लॉ जो है ये सारे क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, या आपके और रिटेलर्स हैं, वट एवर जो भी हैं इसमें कस्टमर्स हैं, वो फिर आपको लीगली प्रेशराइज नहीं कर सकते वंस द बैंक्रप्सी इज डिक्लेयर्ड. Then the bankruptcy process can allow a company to reorganize, often requiring asset sales, a change in ownership, and partial debt forgiveness on the part of creditors. तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर आप कंपनी इसमें जाती है तो उसके पास ये सारी फिर चीज़ें, मतलब सहूलतें जो है वो फिर आनी शुरू हो जाती है कि वो रीऑर्गेनाइज करना के लिए उनको टाइम मिल जाता है. ठीक है, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उनको मिलना मुश्किल होता है ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर्स. ठीक है, वो उसमें एसेट्स को सेल भी कर सकते हैं सपोज, जो कि एफिशिएंटली उनके लिए रेवेन्यूज जनरेट नहीं कर रहे हैं, या वो ऑनरशिप को चेंज भी कर सकते हैं. ठीक ठीक है, यानी डायरेक्टरशिप चेंज हो सकती है, या पार्शियल डेट फॉरगिवनेस मिल सकती है उन्हें बैंक्स की तरफ से. यानी बैंक्स में जो लोन्स हैं वो भी उनके सपोज हो सकता है वो उसको टाइम उनको ज़्यादा मिल जाए उसमें, उनको पे बैक करने में, या वो अमाउंट जो है वो लेस हो जाए. तो मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि फिर सहूलतें हैं जो उनको मिलने के चांसेस होते हैं. देन देयर इज़ अ व्हेन एंड व्हाई causes of bankruptcy जो है. In other words, bankruptcy leads to liquidation, means the death of the company. ठीक है, अगर सब कंपनी खुद को सपोज रीऑर्गेनाइज या रिस्ट्रक्चर नहीं करती है, मतलब दो सूरतें हैं, या तो रिस्ट्रक्चर कर ले खुद को, रीऑर्गेनाइज कर ले खुद को, या फिर लिक्विडेशन में चली जाए. लिक्विडेशंस में क्या होगा कि वो सारी चीज़ें उसके जो भी एसेट्स हैं जो कंपनी के नाम है उनको सेल आउट कर दिया जाएगा, और कंपनी जो है डेथ में चले जाएगी, यानी कि उस नाम से फिर कंपनी जो है वो नहीं बन सकेगी, या जो थी वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, अगर लिक्विडेशंस में कंपनी चले जाती है. जनरली स्पीकिंग, bankruptcy is triggered when a company can no longer meet its short-term commitments and thus face a liquidity crisis. ठीक है, अब यहाँ में एक वाई को एड्रेस कर रहे हैं कि क्यों कंपनी ज़्यादा जाती है. तो इसमें जो बहुत ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि कंपनीज जो है वो अपने शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स हैं. ठीक है, जैसे कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपने वर्किंग कैपिटल में. वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपके करंट एसेट्स हैं. ठीक है, और उसमें उनको डिफरेंट किस्म के रॉ मटेरियल है, या और वेजेस हैं, सैलरीज हैं, यानी ये बहुत सी चीज़ें हैं जो, और इससे मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर होती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए. तो वो कंपनीज जो है उसमें फेल हो जाते हैं अपने वर्किंग कैश एसेट्स को मैनेज करने में. ठीक है, यानी जिनको हम नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को मिला के अगर आप बात करेंगे तो वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल बनेगा. तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर कंपनीज के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी हिट हो जाते हैं. ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, तो मकसद तो दोनों का एक ही है कि वो कंपनीज को प्रॉफिट में रखें, या वो रेवेन्यू इतने अर्न करे कि अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को भी मीट करे, और अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं रेवेन्यू अर्न करने के, प्रॉफिट अर्न करने के, उसको भी मीट करे. ठीक है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. ठीक है, और अगर वो कंपनी नहीं कर पा रही है इन अ शॉर्ट टर्म, तो वो
तब भी उसको बैंक्रप्सी में जाना पड़ जाता है। ठीक है, तो यानी बैंक्रप्सी अगर डिक्लेयर होती है तो फिर दो सूरतें हो जाएंगी, या तो वो रीऑर्गेनाइज कर लेगी खुद को, या फिर वो उसको लिक्विडेट कर देंगे, सेल कर देंगे। द प्रॉब्लम्स जनरली स्टेम from a ill-conceived strategy, or because that strategy is not implemented properly for its sector. As a result, profitability falls. ठीक है, तो अब इसकी ऑफ कोर्स हमें कोई ना कोई ऐसी रीजंस होंगी जिसकी वजह से यहाँ तक नौबत आती है। तो वो इल कंसीव्ड स्ट्रेटजी भी हो सकती है, यानी कि आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जो कि सूटेबल नहीं थी उस सेक्टर के लिए, उस कंपनी के लिए। ठीक है, यानी कि जिसको आप स्ट्रेटेजिक एलुजन भी कह सकते हैं, कि विजन नहीं था आपका कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, ऑनर्स थे उनका, उसके बारे में। और ये होता है, ये बात तो ये लग रहा होता है कि ये तो बड़ी तो ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये ऐसे हो जाता है। ठीक है कि, और ये ज़्यादातर ये कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो एक चल रहा होता है, लेकिन जैसे हम अक्सर बात करते रहते हैं कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कंपनीज को है बहुत टफ कंपटीशन फेस करना हो पड़ रहा है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी, अपने आप को सस्टेनेबल रखने के लिए। तो अगर उसकी स्ट्रेटजी, विजन, मिशन सही सिंक में नहीं है, या एज पर द सिचुएशन उन्होंने अपने उसको चेंज नहीं किया है, तो ये ऑफ कोर्स उसकी जो है वो डेथ की तरफ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। Then, if the company does not have a heavy debt burden, it can limp along for a certain period of time. Otherwise, financial difficulties rapidly start appearing. ठीक है, वो कह रहे हैं कि if the company does not have a heavy debt burden, it can limp along for a certain period of time. हाँ जी, अगर कंपनी जो है उसका हैवी बर्डन ऑफ डेट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन डेट है, ठीक है, और वो उसके साथ बहुत अरसे तक चलती जा रही है, यानी उसको ना वो पे ऑफ कर पा रही है डेट को। ठीक है, उसकी इंटरेस्ट अमाउंट या जो भी उसका इंटरेस्ट कवरेज है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, तो वो एक दिन डिजास्टर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो इसलिए जो डेट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो कंपनी को उसके साथ साथ ही पे करना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर यही होगा कि फिर लेवरेज, जैसे जैसे फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसका जो डेट बर्डन है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। जनरली स्पीकिंग, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज result either from a market problem, a cost problem, or a combination of two. ठीक है, यानी मार्केट प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि आपके कंपेटिटर्स की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो आपको एक बहुत मुश्किल वक्त मिल रहा है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, आपको अपने सप्लायर्स की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, आपको एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम आ सकती है कि वो आपका टाइमली जो मटीरियल है वो उसको सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। ठीक है, और फिर इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि आपके जो बहुत सा जो सेल है वो ख़ास तौर पे जो नई कंपनीज हैं वो क्रेडिट पे करती हैं। ठीक है, अब क्रेडिट में जब आप चीज़ देते हैं, चीज़ तो वो ले लेते हैं और आपकी चीज़ बिक भी जाती है,
लेकिन वो आपको पैसे वापस नहीं करते। वो टाइम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है। ठीक है, या वो पैसे देते हैं तो बहुत थोड़े मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप जो अदर्स आपके ऑपरेशंस हैं वो सारे अफेक्ट हो रहे हैं। फिर आपको कॉस्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है फ्रॉम रॉ मटेरियल साइड पे। रॉ मटेरियल आपका इंक्रीज कर गया है। ठीक है, ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता है वहाँ अगर आपकी जैसे करेंसीज की फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा अगर हो रही है, जैसे हमारे यहाँ डॉलर की शक्ल में हुआ, तो अब इसमें ये जो इम्पोर्टर्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई। तो वो इतना महंगा रॉ मटेरियल ख़रीद के तो वो ये तो नहीं करेंगे ना कि आप उसको खुद बेयर करें। अब ज़ाहिर है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, कॉस्ट प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी। तो उसकी वजह से आप नहीं, ये यहाँ तक आ जाएगी नौबत क्या बैंक्रप्सी की तरफ चले जाए। तो ये प्रॉब्लम्स दोनों भी हो सकती हैं, दोनों में से एक भी हो सकती है। Then the next point is the company may have been caught unaware by market changes and its products might not suit market demands. हाँ जी, यही जो हम बात कर रहे हैं कि आपके चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रही हैं फैशंस में, ट्रेंड्स में, टेस्ट में। ठीक है, और आप अपनी ही एक उस पुरानी डगर पे चले जा रहे हैं। तो आपने ना उन चेंजेस को फोरसी किया पहले, आपके डायरेक्टर्स ने या जो विजन से मिशन बनाने वाले लोग के ऊपर बैठे हुए, ना उस हिसाब से उन्होंने खुद को चेंज किया। तो आप क्या होगा, आप ग्रेजुअली जो है वो मार्केट से आउट होते जाएंगे, आपका शेयर जो है वो कम होता जाएगा। Alternatively, the market may be too small for the number of companies competing in it. जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि आपकी जो टोटल मार्केट है, जो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं वो इतने कम हैं और कंपनीज बहुत ज़्यादा बन गई हैं। तो ये भी सिचुएशन है कि आप जैसे वो एक पाई होती है, तो पाई में से आप कितने को उसके स्लाइसेस बनाते जाएंगे। पाई बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन उसके स्लाइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो पहले जिसके पास बड़ा स्लाइस था उसका फिर स्लाइस जो है वो डे बाय डे छोटा होता जाएगा। Then next is nevertheless, a profitable company can encounter financial difficulties too. For example, if a company's debt is primarily short term, it may have trouble rolling it over if liquidity is lacking on the financial markets. In this case, the most rational solution is to restructure the company's debt. Yes, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म डेट प्रॉब्लम आ भी रही है, जैसे कि हमने पहले बात की, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो वर्किंग कैपिटल है जिसको हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं जिसको, तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही हो, यानी मार्केट में आप लिक्विड यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कैश वो अगर आपको नहीं मैसर आ रहा, सपोज बैंक से भी आपको नहीं लोन मिल रहा या बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में फिर वो क्या कह रहे हैं कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करें। ठीक है, जैसे हमने पहले कैपिटल स्ट्रक्चर इससे पहले बात की और पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कैपिटल स्ट्रक्चर में एक बहुत अहम बात ये भी थी कि वो एज पर द सिचुएशन जो है वो चेंज होता है। अगर डेट सस्ता है तो डेट का पार्ट जो है होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मगर कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ स्टैटिक
डिसीजन, इट्स अ डायनामिक डिसीजन जो कि आपको विद द चेंजेस ऑफ टाइम जो है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मतलब अगर डेट सस्ता है, चीप है, तो आपका डेट का पोर्शन बढ़ जाएगा। अगर डेट महंगा है तो आपका इक्विटी का पोर्शन बढ़ जाएगा। तो एज पर द सिचुएशन ऑफ द मार्केट जो है, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, मतलब दिस विल कीप ऑन चेंज। तो इस तरीके से जो बड़ी कंपनी है या जो जिनको आप कह लेंगे जो विजन रखती है कंपनी, वो उनको भी डायनामिक रहना है। ठीक है, तो उसके वक्त के हिसाब से अपनी चीज़ों को रीअलाइन करते रहना है। Okay, what is financial distress? Financial distress is surprisingly hard to define precisely. This is true partly because of the variety of events the following comes under financial distress. The list of events is almost endless, but there are some examples. Yes, first is the dividend reductions, plant closing, losses, layoffs, CEO resignations, plummeting stock prices। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कुछ मेन चीज़ें हैं वो आपको ये बता दी गई हैं कि इनकी वजह से जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सबका हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक ये फर्स्ट पॉइंट है डिविडेंड रिडक्शन। डिविडेंड रिडक्शन से कैसे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है? आप में से कोई इस पे बात करना चाहे? सर मैं सर परमिशन है सर, मैं हाँ अगर थोड़ी जी, सी हाँ जो, जी। थैंक यू सर। सर डिविडेंड रिडक्शन सर, अगर सर हम अपने जो है स्टेक होल्डर्स सर उनको डिविडेंड सर कम देंगे सर, ऑब्वियसली सर वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सर उसमें फिर कम से कम आएंगे सर। अच्छा, ठीक है, ये, लेकिन आप एक चीज़ ये भी देखें कि जो आपके मेजर शेयर होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स खुद ही होते हैं। इस सूरत में फिर इसको हम इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करते हैं? जी फातिमा खलील। यस सर। डिविडेंड रिडक्शंस कैसे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ जा सकते हैं? सर मुझे आइडिया नहीं है, मतलब मैं भी यही कहूँगी कि वो सिंस उनका डिविडेंड नहीं होता तो मुझे नहीं सर आइडिया इतना। अच्छा, सर रिजर्व रख के कर सकते हैं, हाँ जी, रिजर्व में डाल के। क्या? सर डिविडेंड अगर देंगे नहीं तो उसे रिजर्व फंड में डाल दें तो रिडक्शन हो सकती है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि डिविडेंड रिडक्शंस जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ जा सकते हैं। पॉइंट को समझें आप। रिजर्व में तो जाहिर है वो रिजर्व में ही जाना है, और उन्होंने कहाँ जाना है? हाँ जी, वकास। काफ़ी बड़ी तादाद सो रही है हमारे पास। हाँ भाई, तलाल खान।
आप जाग रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैंने कहा ये क्या बात हुई यहाँ पे, डिविडेंड रिडक्शंस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो डिविडेंड रिडक्शन जो है फाइनेंशियल डिस्टेंस से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अगर कंपनीज अपना फाइनेंशियल डिस्टेंस इन सेंस ऑफ सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है यहाँ पे या नहीं नहीं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है यानी कि दिवालिया निकल गया है उसका, जी जी बिल्कुल ये वो बात हो रही है जिसको उर्दू में हम कहते हैं ना कि माशी दिवालिया। बैंकरप्सी की तरफ। जी जी सर। हाँ जी। अच्छा देखिए, इसमें जो एक बात मैंने की है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है कि डिविडेंड, जो ज़्यादातर डिविडेंड रिसीव करने वाले लोग हैं वो कौन है? वो कंपनी के स्टेक अपने होल्डर की। अपने ही शेयर होल्डर्स हैं। जी खास तौर बिल्कुल। पे जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर कब बनते हैं? जब उनके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हो, अदरवाइज तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स तो डायरेक्टर नॉर्मली हमारे यहाँ तो कोई नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात थी आपकी तरफ से जो आनी चाहिए थी वो ये थी कि जो मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ वो उन कंपनीज की है जो ज़्यादातर फैमिली ओन्ड है, मतलब जिनका 70-80% जो कंपनी है वो फैमिली ओन्ड है। ठीक है, तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा डिविडेंड तो उन्हीं की तरफ जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा एक कॉरपोरेट कल्चर है जिन कंपनीज में, वेस्ट में जो बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं वहाँ भी फैमिली ओन्ड है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन ऐसी बेतहाशा कंपनीज हैं जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वहाँ ऑलमोस्ट 50% जो है वो, या 55% है, वहाँ पे जो शेयर्स हैं वो आवाम के पास होता है, जनरल पब्लिक के पास होता है। तो ये चीज़ उस सूरत में दुरुस्त हो सकती है कि अगर आप वहाँ डिविडेंड को रिड्यूस करेंगे कि तो वो आपके जो शेयर्स हैं उनको बेचना शुरू कर देंगे और कंपनीज को चेंज कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी मार्केट वैल्यू डे बाय डे रिड्यूस होती जाएगी, जो एक नेगेटिव सिग्नल्स होगा कंपनी के लिए। तो ये उसका एक आंसर बनता है। बाकी सिंपल से हैं आपके सामने, प्लांट क्लोज हो गया है, ठीक है, प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई, आप अप टू मार्क नहीं रहे, आपने ट्रेंड्स टेस्ट को फॉलो नहीं किया, ठीक है, किसी वजह से भी प्लांट क्लोज हो सकती है, लॉसेस हो गए हैं, थेफ्ट हो गया है, फायर हो गई, आग लग गई है, या आपने ले ऑफ्स कर दिए हैं। ले ऑफ्स ऐसे कर दिए कि आपने जो की लोग थे वास का वो भी उसकी नज़र हो जाते हैं। ठीक है, सीईओ जो थे, मतलब बड़ा एक्टिव और इम्पोर्टेंट सीईओ था, वो उसको आप वो प्रेशर की वजह से या जो भी था उसको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई, वो रिज़ाइन कर गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो पुश कर रही होती हैं कंपनी को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ। ठीक है, या आपकी जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से फॉल कर रही हैं, मतलब उसमें कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई आपके कंपेटिटर ऐसी हरकत कर रहे हो। ठीक है, जब वो आपके स्टॉक के साथ जो खास तौर पे पब्लिक में स्टॉक है उसको वो बाय करके आम पब्लिक से खरीद के आपके जो स्टॉक है उसको मसनूई तौर पे आर्टिफिशली जो है वो नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। तो ये नंबर ऑफ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है वो अकर हो सकती है। Then the next point is financial distress is a situation where a firm's operating cash flows are not sufficient to satisfy current obligations. ये यही बात जो पहले हम कर चुके हैं। Financial distress may head a firm to default on a contract, and it may involve financial restructuring between the firm, its creditors, and its equity investors. ठीक है,
मतलब ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, इसमें भी ऑलमोस्ट वही है। अच्छा ये लेस देन अ मिनट है, तो मैं फिर कोई आई थिंक आप भी नाश्ते कर लें, तो 15 मिनट तक फिर दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको। राइट सर।